भारतीय सोयाबीन उत्पादक किसान बुरे दौर से गुजर रहा है। सोयाबीन किसानों की इस दयनीय स्थिति के लिए कई फैक्टर जिम्मेदार हैं, लेकिन उनमें से वीड यानी कि खरपतवार प्रमुख है। सच तो यह है कि सोयाबीन में खरपतवार नियंत्रण के लिए हम लगभग पूरी तरह से खरपतवारनाशी रसायनों पर निर्भर हैं, जबकि खरपतवारनाशी रसायन अब उतने प्रभावी नहीं रहे हैं। यदि आप किसान हैं या किसानों के बीच काम कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि कम अवधि की किस्मों में भी किसान 2-3 बार खरपतवारनाशी रसायनों का स्प्रे करने को मजबूर है। भले ही हम जैसे पढ़े लिखे लोग किसानों को दोषी ठहरा सकते हैं कि किसान सही समय और सही तरीके से स्प्रे नहीं करते हैं, इसलिए खरपतवारनाशी रसायन काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि अब भारतीय सोयाबीन की खेती में खरपतवारों को कंट्रोल करने का मादा इन रसायनों में उतना नहीं रहा है। तो समाधान क्या है? समाधान जानने के लिए यदि आप उत्सुक हैं तो आपको सोयाबीन की खेती के बादशाह देशों के कड़वे अनुभवों को जान लेना चाहिए। दुनिया में सोयाबीन के बादशाह अमेरिका, ब्राज़ील और अर्जेंटीना हैं, जिनकी उत्पादकता भारत से लगभग 3 गुना ज़्यादा है। वो देश 1990 के दशक में उसी दरवाजे की दहलीज पर थे जिस पर आज भारत की सोयाबीन की खेती खड़ी है, यानी कि आज के करीब 25-30 वर्ष पहले उनकी भी वही स्थिति थी जो खरपतवार के मामले में आज भारतीय सोयाबीन की खेती की है। 1990 में इन तीनों देशों के किसान सोयाबीन खेती में खरपतवारों से तंग आ चुके थे। बहुत ज़्यादा हर्बिसाइड यूज करने के बाद भी खरपतवार कंट्रोल नहीं हो रहे थे और सोयाबीन उत्पादन भी प्रभावित हो रहा था। इन देशों वाली स्थिति आज भारत की बनी हुई है। खरपतवारों से परेशान होकर 1996 में सबसे पहले अमेरिका और अर्जेंटीना ने ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंट सोयाबीन के कॉमर्शियल कल्टीवेशन की अनुमति दी और कुछ ही वर्षों में गैर कानूनी तरीके से ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंट सोयाबीन का बीज अर्जेंटीना से ब्राज़ील में आ गया और लगभग एक दशक के बाद 2005 में ब्राज़ील सरकार ने भी ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंट सोयाबीन की आधिकारिक अनुमति दे दी। शायद आप जानते होंगे कि ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंट सोयाबीन का मतलब होता है कि आप सोयाबीन में ग्लाइफोसेट, जो कि नॉन सेलेक्टिव एंड ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड है, का स्प्रे कर सकते हैं। सोयाबीन के अलावा सभी खरपतवार मर जाएंगे। ग्लाइफोसेट, जो कि मीरा 71 या किसी अन्य नाम से भारतीय बाजार में अब तक मिलता था, जिसको भारतीय किसान मेड़ों पर या नॉन क्रॉप एरिया में खरपतवार मारने के काम में लेते थे, जो कि भारत में 2022 में सरकार ने बैन कर दिया है। खैर, ब्राज़ील के किसान गैर कानूनी तरीके से ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंट सोयाबीन उगा ही रहे थे, लेकिन 2005 से उन्होंने धड़ल्ले से ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंट सोयाबीन उगाना शुरू कर दिया। किसानों को तो मज़ा आ रहा था, प्राइवेट कंपनियों को और भी ज़्यादा, क्योंकि उनकी जेब मोटी हो रही थी। ब्राज़ील में ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंट सोयाबीन का एरिया कई सारे विरोधों के बाद काफ़ी तेज़ी से बढ़ा और आप ताजुब करेंगे, मात्र 10 साल में यानी कि 2005 से 2015 आते आते लगभग 95 से 96% एरिया में ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंट सोयाबीन ने सामान्य यानी कि कन्वेंशनल सोयाबीन को रिप्लेस कर दिया था। यही ट्रेंड अमेरिका और अर्जेंटीना में भी देखा गया। कहते हैं कि यह कृषि की सबसे तेज़ी से किसानों तक पहुंचने वाली तकनीक बन गई थी। ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंट सोयाबीन को किसानों द्वारा अपना लेने के पीछे कई सारे ठोस कारण थे, क्योंकि ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंट सोयाबीन में किसान सिर्फ ग्लाइफोसेट स्प्रे कर रहे थे। सोयाबीन के अलावा सभी खरपतवारों की छुट्टी, बहुत कम लागत और उन लगभग सभी खरपतवारों का काम तमाम जो ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंट सोयाबीन आने से पहले ग्लाइफोसेट के अलावा अन्य हर्बिसाइड से नहीं मर रहे थे।
सोयाबीन को कोई नुकसान नहीं, लोग फसल चक्कर भी नहीं अपना रहे थे। सोयाबीन में कभी भी किसी भी स्टेज पे स्प्रे करो, सभी खरपतवारों का बहुत आसानी से सस्ते में इलाज हो रहा था। ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंट सोयाबीन आने से एक बहुत अच्छी चीज़ हुई जो मुझे बहुत पसंद है। उन देशों में काफ़ी एरिया जीरो टिलेज में आ गया, यानी कि खेतों में जुताई नहीं कर रहे थे किसान, क्योंकि सभी खरपतवार ग्लाइफोसेट से कंट्रोल हो रहे थे। फसल अवशेष ज़मीन पे पड़े हैं और जीरो टिल सीड्रिल मशीनों से बुआई हो रही थी। फसल अवशेषों के ज़मीन पे छोड़ने की वजह से वहाँ की ज़मीनों का कार्बनिक पदार्थ बढ़ने लगा था, यानी कि लागत कम, उत्पादन अधिक और मिट्टी में जैविक कार्बन का स्तर भी बढ़ने लगा। यह मज़ेदार दौर सिर्फ 5-10 साल चला। जैसा कि आप डाटा में देख पा रहे हैं, वर्ष 2010 आते आते ग्लाइफोसेट की सोयाबीन में स्प्रे की संख्या लगभग 1.5 गुना और मात्रा लगभग 2 गुना हो गई, क्योंकि इतने कम समय में ही ग्लाइफोसेट से सोयाबीन में उगने वाले खरपतवारों में प्रतिरोधकता आने लगी थी। अब ग्लाइफोसेट पहले की तरह सभी खरपतवारों को मारने में सक्षम नहीं रहा। वर्ष 2010 के बाद ग्लाइफोसेट स्प्रे की संख्या और मात्रा पुनः घटने लगी थी, जो कि किसानों के लिए बहुत बुरा संकेत था, क्योंकि 2010 के बाद के वर्षों में ग्लाइफोसेट के साथ अन्य हर्बिसाइड का इस्तेमाल पुनः वैसे ही होने लगा जैसे 1990 के दशक के शुरुआत में हो रहा था। दुर्भाग्यपूर्ण 2021 आते आते ग्लाइफोसेट से प्रतिरोधकता रखने वाले खरपतवारों की संख्या 19 हो चुकी थी। सोचिए, आज ब्राज़ील में 19 ऐसे खरपतवार हैं जो ग्लाइफोसेट से नहीं मर रहे हैं। इससे भी बुरी बात यह है कि आज वहाँ सिर्फ ग्लाइफोसेट से ही रेजिस्टेंस नहीं है, बल्कि मल्टीपल रेजिस्टेंस डेवलप हो चुकी है, यानी कि ऐसे कई खरपतवार हैं जो ग्लाइफोसेट के साथ में यदि आप अन्य मोड ऑफ एक्शन के हर्बिसाइड मिला के भी स्प्रे कर दोगे तो भी वो खरपतवार कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। ये बिल्कुल सच है कि ब्राज़ील की उत्पादकता पहले की तुलना में 20 से 22% बढ़ी है, और इस उत्पादकता बढ़ने के पीछे ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंस सोयाबीन का एक बड़ा योगदान माना जाता है। लेकिन इस बढ़ी हुई उत्पादकता की उन्होंने क्या कीमत चुकाई है? वहाँ की जैव विविधता, मानव स्वास्थ्य और भी बहुत कुछ। मुझे लगता है कि इस पूरे प्रकरण में प्राइवेट कंपनियां तो विन विन सिचुएशन में रही हैं। बाकी के वहाँ की कृषि, वहाँ की जैव विविधता, वहाँ के लोगों के स्वास्थ्य, उनके लाभ और हानि का अनुमान आप खुद लगा सकते हैं। भारत के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो कई बार हमें लगता है कि ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंट सोयाबीन या जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यह तकनीक बुरी नहीं है, बस इसका मिसयूज बुरा है जो इन देशों ने किया है। ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंट सोयाबीन यदि भारत में आती तो भी शायद हम भी वो ही करते, क्योंकि कुछ चीज़ें होनी ही होती हैं। शायद आप ये जानने के लिए उत्सुक होंगे कि ब्राज़ील ने चूक कहाँ कर दी। उन्होंने सिर्फ ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंट सोयाबीन पर भरोसा कर लिया। न तो उन्होंने सोयाबीन का फसल चक्कर अपनाया, न ही ग्लाइफोसेट की जगह दूसरे मोड ऑफ एक्शन वाले खरपतवारनाशी हर्बिसाइड को यूज किया, और इससे भी गलत उन्होंने सिर्फ केमिकल पर भरोसा किया, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। भारत के पास चॉइस है, अमेरिका, अर्जेंटीना और ब्राज़ील की गलतियों भरी राह पर चले या फिर ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंट सोयाबीन न अपनाकर फसल चक्कर, मैकेनिकल वीड कंट्रोल जैसे ट्रैक्टर या बाइक बेस्ड कल्पनी, क्योंकि हमारा किसान छोटा है, या नीड बेस्ड मशीनरी की ज़रूरत है। हम बड़ी मशीनरी यहाँ नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, और हर्बिसाइड का बदल बदल कर उपयोग करते हुए समन्वित खरपतवार नियंत्रण की राह पर बढ़ें। और यदि देश को ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंट सोयाबीन की ज़रूरत है तो बिना मिसयूज किए हम एक ठोस रणनीति के साथ देश के सोयाबीन उत्पादन को एक नए स्तर पर पहुंचाकर देश और देश की जान किसान को मजबूत कर सकते हैं। जय हिंद।